मुझे अस्सलाम वालेकुम, मुझे होस्ट या को होस्ट बना दें ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम। बस अभी 1 मिनट में 12:05 पे हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? कोई क्वेश्चन, किसी ने कोई काम किया है, कुछ ऐड करना चाहे, कोई बात करना चाहे? ठीक है। अच्छा, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ भी जाते हैं, और हम एक मॉडल भी है उसको भी देखेंगे। और आज की क्लास में यही होने वाला है। अच्छा, अगर हम पहले बात करते रहे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, जो कुछ सारा कुछ फॉल कर रहा था मशीन लर्निंग की कैटेगरी में, हमने एल्गोरिथम्स के मुतालिक भी बात की। अब बहुत दफ़ा एक टर्म यूज़ होती है, उसकी छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहती हूँ क्योंकि फिर वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम मॉडल की तरफ जाएंगे। अम, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है, और कौन सी चीज़ें हैं जो मशीन लर्निंग की अडॉप्ट की डीप लर्निंग ने, और वो एक नए फॉर्मेट में आ गया। जिस तरह से मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जिनकी एग्जिस्टेंस रहती है, पहले भी होती है और बाद में भी रहती है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम से मकसद ये होता है कि वो चीज़ें हम कुछ कुछ अचीवमेंट्स हैं जो वहाँ नहीं कर पा रहे होते, और दूसरी लैंग्वेज आ जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हम वो कर पा रहे होते हैं। लेकिन जो पिछली वाली लैंग्वेज है, उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नई वाली लैंग्वेज में भी कहीं न कहीं वो कोई न कोई चीज़ लैक कर रही होती है, जो पिछली लैंग्वेज में मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर हम मशीन लर्निंग को देखें, तो डीप लर्निंग के आ जाने के बाद भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बहुत सारी जगह पे अभी भी इम्प्लीमेंटेड हैं।
और उनको काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और उसके अलावा फिर जब हम इन डेप्थ किसी टर्मिनोलॉजीज में जाते हैं तो हम बार बार लेक्चर्स के दौरान हम सुनते हैं क्लासिक एंड एडेप्टिव मशीन्स या मशीन लर्निंग्स। क्लासिक में हमारे पास वो वाली मशीन लर्निंग आती है जो डीप लर्निंग से पहले वाले। अगर आप अडेप्टिव मशीन्स को ये कहें कि ये डीप लर्निंग वाले मॉडल्स हैं जिनके ऊपर ट्रेन हुई हुई हैं, तो दैट्स ट्रू। थोड़े से डिफरेंसेस हैं, उनको हम देख लेंगे। क्लासिक मशीन्स क्या करती थी, जिस पे अभी हमने काम करना भी है, अभी हम उसका मॉडल भी देखेंगे कि ये पैटर्न्स के थ्रू और डेटा के थ्रू चीज़ों को लर्न करती हैं। ये मशीन लर्निंग के सबसेट होते हैं, और इसकी इसकी काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन क्या है, इसकी एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये किसके ऊपर चल रहा होता है, इसको आपने सेट ऑफ रूल्स दे दिए जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। फिर ये पैटर्न्स को फाइंड करता है कि क्या पैटर्न्स फॉलो किए जा रहे हैं, जो हम सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग में अच्छी तरीके से देख देख चुके हैं। फिर कोरिलेशन, डेटा का कोरिलेशन बनाना, इसके बिहाफ पर ये एक मॉडल ट्रेन कर देता है। अब ये कहते हैं कि इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये इजीली इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुश्किल किस्म के एल्गोरिथम नहीं चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं चाहिए होता। अगर इसका, वैसे तो हम कहते हैं बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर इसके डीप लर्निंग से करें तो फिर ये कंपैरेटिवली कम डेटा में काम हो जाता है। रिडक्शन इन द लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स, इसके अंदर एरर्स आने की गुंजाइश कम होती है। उसके अलावा लेस एक्सपेंसिव है। और बेसिक जो टास्क हैं जहाँ पे कोई मॉडल हमें ऐसा ट्रेन करना होता है जो बेसिक हो, लाइक और फ्रॉम स्क्रैच करना हो, मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना हो किसी मॉडल को, तो वहाँ पे ये अच्छा परफॉर्म करता है। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले जो हम बात करेंगे, एडेप्टेबिलिटी, कि इसकी ट्रेडिशनल जो मशीन की जो फंक्शंस हैं उसमें हम चीज़ों को अडॉप्ट करने के चांसेस हमारे पास कम होते हैं। वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है उसकी कैपेसिटी के मुताबिक कि इसकी कैपेसिटी इतनी ही है। तो इन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में जब कोई ऐसे मसले आते हैं जहाँ पे कोई चीज़ अडॉप्ट करनी हो, तो वहाँ पे नहीं होता। फिर उसके अलावा एक्यूरेसी, कंपैरेटिवली वैसे तो अच्छी है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर डीप लर्निंग की मॉडल से करें तो वो कम होती है। और लर्निंग की एबिलिटी भी कम होती है। अच्छा, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी कि ये आप ये सोचो कि यहाँ पे भी इमेजेस के ऊपर, वीडियोस के ऊपर काम हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है। काम दोनों जगह पे हो रहा है। और हम टर्म्स भी तकरीबन सेम यूज़ करेंगे, जैसे फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और इस तरह के टर्म्स की जो इस तरह के जो मॉडल्स हैं वो हमारे पास मशीन लर्निंग में भी है और डीप लर्निंग में भी है। लेकिन डीप लर्निंग में हम उसको जो ट्रेन करेंगे अलग तरीके से करेंगे, मशीन लर्निंग का जो है एल्गोरिथम थोड़ा डिफरेंट होता है। तो लेकिन टाइप ऑफ मॉडल्स जो है वो सेम होंगे। फिर ये कहता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी काम हो रहा है, डेटा माइनिंग के लिए भी होता है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए भी होता है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए भी है। एडॉप्टिव मशीन्स में हम अगर देखें तो किस तरीके से है कि ये थोड़ा सा ह्यूमन ब्रेन को, के न्यूरॉन्स को देखते हुए एक न्यूरल नेटवर्क बनाया जाता है जो कि ह्यूमन ब्रेन के जैसा तो नहीं होता, लेकिन जो अजम्पशंस हैं कि न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते होंगे, वो अपना डेटा किस तरीके से आगे लाइक पास करते होंगे, तो उसको देखते हुए एक ह्यूमनली मेड एक आर्किटेक्चर है जिसको हम CNN कहते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट लेयर्स के थ्रू डेटा को गुजारते हैं और उसके बाद वो जो है एक उनमें नॉड्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, जिसको हम न्यूरॉन्स एज्यूम करते हैं। और उसके बाद उसका जो आउटकम होता है वो हमारी मशीन लर्निंग की जो पहले वाले मॉडल्स थे, कन्वेंशनल मॉडल्स थे, उनसे बेहतर होता है। यहाँ तक सिर्फ वे ऑफ जो इसका इसको अडॉप्ट इसको इसको चलाने का जो वे है वो डिफरेंट है।
अदरवाइज हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं और उसके बाद एडॉप्टिव मशीन लर्निंग की बात करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी, जो कि डीप लर्निंग में फॉल होता है। अब इसमें इसमें एडवांटेजेस भी हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में क्या चीज़ें हैं कि जो आपका कॉम्प्लिकेटेड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसको आप एक हियरार्किकल रिप्रेजेंटेशन की इनपुट के थ्रू ले सकते हैं। ये केपेबल होता है, ये वाला टाइप ऑफ लर्निंग केपेबल है कि ये कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ले लेती है, जिसके अंदर फोटोज, वीडियोस, फिर नेचुरल लैंग्वेज में हमारे पास वही एनएलपी की टेक्सचुअल डेटा आ जाता है। और ये क्या करती है कि ये लर्न कर लेती है जो इसके यूजफुल, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स लिखा है, लेकिन या ज्यादातर इसको जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूजफुल रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं। रिप्रेजेंटेशंस उसका मतलब डेटा ही है। जो यूजफुल डेटा की रिप्रेजेंटेशंस होती हैं उनको ले लेता है, और अनप्रोसेस्ड डेटा को भी के भी फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फीचर एक्सट्रैक्शन हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसको सिंपल आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं तो, कि अगर पिक्चर है, पिक्चर के अंदर फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कैट एंड डॉग है, कोई बर्ड है, तो वो उसके एवरी फीचर को रीड कर लेगा। उसका उसकी नोज, उसके उसके जो बाल हैं, उसके जो फर है, उसके जो पाँव हैं, तो फिर जब जब उसका मॉडल पूरा ट्रेन हो जाएगा, तो जब एंड में हम उसको कोई नई पिक्चर दिखाएंगे, वो उसको पहचान जाएगा उस सारी फीचर्स को, क्योंकि उसने एक्सट्रैक्ट किया हुआ होगा। इसकी फिर ये कहता है कि बेटर एक्यूरेसी है, ऑटोमेटिक फीचर लर्निंग है, adaptive computer automatically extract the pertinent features from the data। ये वही बता रहा है कि ये खुद ब खुद फीचर्स को निकालता है। और ये ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में नहीं होता था, ये वाली चीज़ वहाँ पॉसिबल नहीं थी, और वहाँ पे इस चीज़ को मैनुअली इंजीनियर किया जाता था। उसके बाद स्केलेबिलिटी, लाइक ये लेयर्स और न्यूरॉन्स को, जितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, चैलेंजिंग टास्क क्यों ना हो, ये क्वालिफाई करता है इस चीज को कि ये एरियाज इंक्लूडिंग स्पीच एंड इमेज, कि ये कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, उसको वो लाइक कर सकता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है और उसको रन कर लेता है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें मशीन लर्निंग से तो, और डिसएडवांटेज क्या है? समटाइम्स ये कहता है कि अगर डेटा बहुत ही बड़ा है, तो फिर आपको लेबल डेटा चाहिए होता है एडॉप्टिव मशीन लर्निंग के लिए, विच इज कंट्रास्ट टू द लास्ट एडवांटेजेस में इसने लिखा है कि इसको क्या लिखा था एडवांटेजेस में इसने? नहीं, हाँ नहीं, सॉरी, मशीन लर्निंग की एडवांटेजेस में था कि वहाँ कम भी अगर डेटा होता है तो फिर वो हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली डीप लर्निंग को ज़्यादा बड़ा डेटा चाहिए होता है, ताकि वो अपनी लर्निंग को पूरा करे, और लर्निंग को पूरा करने के बाद वो अच्छे तरीके से उसको रीड कर सके, और उसके बाद वो एक प्रेडिक्शन बता सके कि इधर ये कैट है या डॉग है। फिर उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है अडॉप्टिव मशीन लर्निंग के लिए, लाइक लेकिन अब तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से हो गई हैं कि जब से हम एनवायरनमेंट बना के काम करते हैं, हम डिफरेंट सर्वर्स आ गए हैं, तो हमको इतनी कंप्यूटिंग पावर तो हमें चाहिए ही होती है ज़्यादा, लेकिन स्टिल आपके पास अवेलेबिलिटी है। तो ये समटाइम्स डिसएडवांटेज तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन नहीं भी कह सकते, क्योंकि फिर वही काम आप सर्वर्स के ऊपर कर सकते हैं इसको ट्रेन करके। ओवरफिटिंग का एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा की जो फीचर्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन अगर बहुत ज़्यादा दे दें, तो फिर मॉडल, वन ऑफ द रीज़न है ये, इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, मॉडल ओवरफिट हो जाता है। समटाइम्स हम ये कहते हैं कि 100% हमारी एक्यूरेसी आ रही है, और हम खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आपका मॉडल ट्रेन हुआ ही नहीं होता, ओवरफिट हुआ होता है। हम ओवरफिट, अंडरफिट और बेस्ट फिट मॉडल भी जब डीप लर्निंग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
Adaptive machine learning algorithms are susceptible to adversarial attacks in which, अच्छा अगर आपके पास ये वाले एल्गोरिथम है तो मे बी जो हैकर्स के अटैक्स होते हैं वो हो सकते हैं ये भी। सो अच्छा, इसमें एप्लीकेशंस कौन सी आ जाती हैं फिर अदर, मतलब वहाँ पे मशीन लर्निंग में भी हमारे पास क्या था, इमेजेस भी थे, वॉइस भी थी, और इमेजेस वीडियोस थी, आई थिंक वॉइस थी या नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इमेज वॉइस और वीडियोस तीनों हैं। लैंग्वेज के मॉडल्स, एनएलपी के जो मॉडल्स हैं उसके ऊपर अच्छे मॉडल्स पड़े हुए हैं हमारे पास। उसके बाद ये कहता है कि सिस्टम्स फॉर मेकिंग recommendations, adaptive machines can learn from user preferences। अगर आपका यूजर कोई चीजें अडॉप्ट कर रहा है, प्रिफर कर रहा है, तो उसके बिहेवियर के ऊपर आप सजेशंस दे सकते हैं। इस तरह के जो सिस्टम्स हैं रिकमेंडेशन वाले, ये इसके पास हैं। उसके बाद ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, फ्रॉड डिटेक्शन वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। अच्छा जी, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? कोई क्वेश्चन है? नहीं है? ठीक है, अब हम जाते हैं मॉडल के ऊपर। किसी ने अपने पास कोई मॉडल ट्रेन किया है, कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अदरवाइज हम इसको देखते हैं, इस वाले मॉडल को। पहले हमने जो चीजें की हुई हैं उसी उसी पैटर्न के ऊपर हम चलेंगे। हमने सबसे पहले एक सेल को बनाया है, उसमें हमने इंपोर्ट कर लिया है पेंडास को, numpy को। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर इतना इतना पता चल जाए कि मॉडल जो ट्रेन होने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, तो जो फर्स्ट सेल है उसमें सारी चीजों को एक साथ इंपोर्ट कर लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी चीज है, अगर अपनी एक्सरसाइज के लिए इसको करना चाहो तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे एक सेल हमने बनाया, इसमें हमने ये फॉर एग्जांपल बस दो ही चीजें इंपोर्ट की हैं, पेंडास और नंपायर। तो इसको इसको अगर कॉपी कर लो, ये फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। और जब अपना अपनी नोटबुक चला रहे हो तो यहाँ पे इस सेल के साथ डिस्क्रिप्शन डाल दो ऊपर से, आई थिंक कुछ। तो फिर जब आप दोबारा उसको चलाओगे सेल को, तो आपको याद होगा कि इसमें इस सेल में क्या हो रहा था। ये मैंने एक्सप्लेन के लिए किया है, वैसे तो पेंडास नंपाई हमें पता है कि हम क्यों चलाते हैं। तो अगर कोई और सेल्स हैं ऐसे जिसमें भूल जाने का खतरा है, तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन साथ साथ डाल लो जब अपनी नोटबुक चला रहा था, कि याद रहे कि ये क्यों चलाया था। फिर हम सेम वे में केगल से, सॉरी, केगल की फाइल लानी पड़ेगी पहले। केगल की फाइल यहाँ से लेके आएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद
अच्छा, यहाँ तक तो सबको पता है, हमने डेटा उठाया, उसको हमने अनजिप कर लिया, अनजिप करने के बाद हमने इसको रीड करा दिया, इसको हमने कहाँ पे सेव करा दिया, पेंडा डेटा फ्रेम में, पेंडास का डेटा फ्रेम में इसको सेव करा दिया, यहाँ पे रीड करा दिया। उसके बाद हमने इसका हेड चेक किया कि ये काम कर रहा है, तो ये बता रहा है कि इसके पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। इसमें क्या है, ये एक आयरिस फ्लावर होता है, उसका डेटा सेट है। अब ये इसको इसको ऐसे हम समझेंगे कि ये इसकी सीपल लेंथ है, सीपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ। इसको ये इसकी लेंथ के हिसाब से देखेगा, और उसके बाद ये बताएगा कि ये कौन सा फ्लावर है। यहाँ पे इसकी स्पीशीज भी लिखी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि इसकी इंफॉर्मेशन दे दो, और इसने यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसकी दे दी है कि इसमें ये फ्लोट में डेटा मौजूद है, जो कि हम देख ही रहे हैं कि पॉइंट के बाद जब भी कोई डेटा ऐसा होगा जिसमें पॉइंट होगा, उसको हम एज्यूम करेंगे कि ये फ्लोट में है। ठीक है, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन सारी दे रहा है कि यहाँ पे सिंपल लेंथ है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अच्छा, और एक ऑब्जेक्ट बता रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट स्पीशीज के नाम है, क्योंकि वो हमारे पास वैल्यूज में नहीं है, वो स्ट्रिंग में है, तो वो वैल्यू उसके नाम है। उसके बाद ये मैम, कहता है कि मैम बोलो। ये नॉन नल क्या है? नॉन नल वैल्यू। यहाँ पे नॉन नल का मतलब है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नल नहीं है। अभी हम आगे आगे जाके देखते हैं, अगला वाला सेल जो है ना, उसमें हम चेक करेंगे कि नॉन नल क्या है। अब ये देखो, आइरिस जो है ये बता रहा है, ये छोटा सा एक डेटा सेट है, 150 रोज है इसमें और 5 कॉलम्स है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसको चेक तो कर लो, इसमें कोई नल वैल्यूज है कि नहीं है। तो एक एक तरीका, हम अगर इसको ऐसे करें, डॉट सम को हम अभी हटा देते हैं। अब इसको ऐसे चेक करो कि इसमें नल वैल्यूज, आइरिस के अंदर नल वैल्यूज है या नहीं है। तो सब पे ये फॉल्स बता रहा है कि इस पे नहीं है, और सारी कॉलम्स और सारे सारे रोज को शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम कहते हैं डॉट सम, तो ये हमें एक छोटे से चार्ट में बता देगा कि इसमें किसी में भी, हर किसी में नल वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी तो हम छोटा सा एक वैसा मॉडल ट्रेन कर रहे हैं जो बिल्कुल ऐसा हो, जो बेसिक लेवल का हो और समझ में आने वाला हो। तो हम उसमें अभी ऐसा मॉडल मैंने नहीं उठाया जिसमें नल वैल्यूज हो, और उसके बाद हम उन नल वैल्यूज को फुल फिल करें। वो एक फंक्शन होता है, जिस तरह इज नल है तो वो फिल एन ए करके एक फंक्शन होता है जिससे हम उसको फिल कर सकते हैं, जो हमने पेंडास में देखा था आई थिंक। ठीक है, अब ये कहता है कि आइरिस के कॉलम्स के नाम बता दो। तो ये इसको बता रहा है कि आइरिस के कॉलम्स के नाम ये हैं। कहीं पे भी आपका मॉडल आप चला रहे हो और आपको कॉलम्स के नाम देखने पड़ जाते हैं समटाइम्स। हम कॉलम्स अगर बहुत ज्यादा होते हैं, 100 और समथिंग होते हैं, तो उसमें से हम वो वाले कॉलम्स ले लेते हैं जो जिन कॉलम्स के ऊपर काम करना होता है। समटाइम्स सिर्फ वैल्यूज को ले लेते हैं, समटाइम्स हम उसको स्लाइसिंग या आई लॉग करके उसको निकालना चाहते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से कॉलम्स पड़े हुए हैं और किस कॉलम के ऊपर हम कोई स्पेसिफिक फंक्शन डालना चाहते हैं, तो हम चाहें तो कॉलम्स को इस तरह से देख सकते हैं। डिस्क्राइब मैंने काफी डिटेल में एक क्लास में पढ़ाया था, उसमें डिस्क्राइब में ये सारा कुछ डिस्क्राइब कर रहा है, काउंट क्या है, मिनिमम क्या है, सारी चीजें। अच्छा, अब ये वैल्यूज इसकी बता रहा है, क्योंकि फिर ये वैल्यूज को चेक कर रहा है, वैल्यूज अंडर स्कोर काउंट करके, और ये सारी वैल्यूज को दोबारा से बता रहा है। यहाँ तक तो हमने थोड़ा सा इसका डेटा को एनालाइज किया। अब हम ये देखते हैं, हमने जो पढ़ा था पेंडास में आई लॉग का फंक्शन, उसमें हम इस वक्त आई लॉग के फंक्शन की के थ्रू इसको स्लाइस कर रहे हैं, इस डेटा को, और इस डेटा से हमने सिर्फ एक जो लास्ट वाला हमारे पास वो था, लास्ट वाला हमारे पास स्पीशीज का जो वो था,
कॉलम था उसको हमने हटा दिया है, क्योंकि अभी हम वैल्यूज को काउंट करने वाले हैं और वैल्यूज का कंफ्यूजन मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होगा। ये बात समझ में आ रही है? हम वैल्यूज को ही अभी वैल्यूज के ऊपर ही काम करेंगे, नंबर्स के ऊपर करेंगे। आइदर ऐसा भी होता है, लेकिन वो अलग, इस वाले हम मॉडल में क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूज को ले रहे हैं और उसके ऊपर काम करेंगे। तो हमने वैल्यूज वाला एक सेक्शन चलाया, एक्स को डिफाइन कर दिया कि एक्स में से ये ले लो जिसमें सारी रोज हैं और 4 कॉलम है, और वाई एक्सेस से उसने कहा कि ये 4 ले लो। और फिर इसने एक्स को चेक किया तो इसमें ये आ रहा है, और वाई को चेक किया तो वाई आपको ये इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी चीजें हमें देखने वाली हैं। किसी को यहाँ पे स्प्लिटिंग का पता है? डेटा स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है? हम ये कुछ अगर है हम हम लोग हमारे पास होता है आप ले लें परसेंटेज पे ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल 60% को आप ले लें ट्रेनिंग डेटा, 40% को टेस्ट डेटा, उसमें स्प्लिट कर लेते हैं और उसमें फिर आप एक एक्स ट्रेन वेरिएबल बनाते हैं, वाई ट्रेन वेरिएबल बनाते हैं। वाई ट्रेन जो होता है जिसके ऊपर आपने परफॉर्म करना होता है, लाइक उसके अगेंस्ट आपने डिसीजन या प्रेडिक्शन करनी होती है। और फिर उसी तरह एक्स वाई ट्रेन और वाई टेस्ट भी होता है। फिर आप वाई टेस्ट वाला डेटा और एक्स ट्रेन वाला डेटा, टेस्ट वाला डेटा देके आप चेक करते हैं कि आपकी प्रेडिक्शंस कैसी आई हैं मॉडल की कंपेयर टू जो आपने डेटा को स्प्लिटिंग की है। ना दैट डिपेंड्स कि आपने कितना, आपने 60% का टू 40 का रेशियो किया है, या 70-30 का रेशियो किया है, या 80-20 का रेशियो किया है स्प्लिटिंग का ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। बिल्कुल फिर ऐसा ही है। वो भी डिपेंड करता है कि आपने लाइक हाउ रैंडम, आपने रैंडमनेस क्या रखी है उसकी, रैंडम स्टेट, उससे भी आपके हम्म, प्रिडिक्शंस के ऊपर रिजल्ट पे फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। अच्छा, रैंडम स्टेट भी हम अभी देखेंगे। और उसमें जो एक्यूरेसी है उसकी वेरिएशंस थोड़ी बहुत ही आगे पीछे होती हैं, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी हम करते हैं। जब हम डेटा को ले रहे होते हैं स्प्लिटिंग के लिए, उससे पहले या उससे पहले हम डेटा को शफल करते हैं। शफल करने का रीज़न क्या हो सकता है कि हम डेटा को शफल करना चाहें? रैंडमनेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। उसका रीज़न अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, एक आम ह्यूमन के लैंग्वेज में, तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमारे पास डेटा पड़ा है और एक एक टाइप का डेटा एक जगह पे है जहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल वो लोग जिन्होंने 5 लाख के घर खरीदे वो एक तरफ आ रही हैं, और फिर जिन्होंने 70 लाख के खरीदे वो फिर काफी दूर बाद जाके आ रही हैं। तो हमारी ट्रेनिंग के लिए हमें थोड़ा सा हर हर दफा जो उस डेटा को शफल करना होता है, ताकि उसकी रैंडम हम उसकी बायस को खत्म कर सके। ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने लाइक डेटा को, अभी हम वैलिडेशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम अभी सिंपल बात करेंगे टेस्टिंग और ट्रेनिंग की तरफ। ठीक है। पहले हमारे पास ट्रेनिंग सेक्शन होगा जो 70 ऑलमोस्ट, मतलब इसकी इसकी स्प्लिटिंग डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो हम अभी बात करेंगे वो सिंपल बात करेंगे 70 और 30 की। 70 हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे डेटा, जो भी हमारे पास पिक्चर है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 पिक्चर्स हैं तो हम उसमें से 70 पिक्चर्स को ट्रेनिंग में डाल देंगे। 30 पिक्चर्स को हम रखेंगे टेस्टिंग के लिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम वेरिएबल्स बनाएंगे तो एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट करके बनाएंगे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो किसी को, या कोई कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। फिर हम ये कहते हैं, ये रैंडमनेस के ऊपर बात करते हैं। रैंडमनेस वही बात है जो हम पहले भी इसको रिपीट कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 से 10 तक, 1 से 10 तक का सीक्वेंस है, 1 2 3 से 10 तक का। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं 1 से 10 तक में? आई थिंक 122 ऑप्शंस हैं उसको डिफरेंट वेज में लिखने के। जैसे पहले 9 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, उसके बाद 7, इस तरह से आपके पास
काफी सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको लिख सकें। यहाँ पे कहता है कि आप एसके लर्न से, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर रुक जाओ, क्योंकि इसके लिए मेरे पास एक अच्छी वीडियो पड़ी है 6-7 मिनट की, वो हम देख सकते हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रही है तो हम देख लेते हैं, अदरवाइज हम आगे जाते हैं। अगर इसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि हम डेटा को क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, उसको रैंडम स्टेट में क्यों लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ये कहता है कि रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0, तो हम जो रैंडम स्टेट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम अगर अलग अलग फॉर्मेट में डेटा को जो है वो शफल करके अलग अलग फॉर्मेट पे, बिल्कुल टेलीफोन नंबर्स की तरह या मोबाइल नंबर्स की तरह डिफरेंट वेज में, जैसे नंबर तो सारे वही है, 9 नंबर तो सारे वही हैं, लेकिन हर किसी का नंबर अलग कैसे है। उसी उसी फॉर्मेट में आई थिंक 112 या समथिंग इस तरह से फॉर्मेट्स हैं, जिसको 0 1 2 3 4 करके आप कोई भी रैंडम स्टेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा मॉडल है, हम उसकी रैंडम स्टेट 0 ले रहे हैं। उसके बाद अब ये कहता है क्योंकि ये डेटा 150 रोज के ऊपर वो था, कंसिस्ट था। अब अगर इसकी शेप चेक करेंगे कि आपने जो जिस वेरिएबल में इसको सेव कराया है एक्स अंडरस्कोर ट्रेन में, अब उसकी शेप क्या है, तो ये बता रहा है कि अब उसकी शेप 112 है। कॉलम उसके 4 हैं, रोज उसके पास 112 रह गई है, कॉलम उसके पास 4 हैं। और फिर अगर आप एक्स टेस्ट को चेक करेंगे कि टेस्टिंग के लिए आपके पास जो डेटा पड़ा है वो क्या है, तो वो ये बता रहा है कि इसका शेप जो है 38 है, कॉलम्स 4 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। मैम, जी जी। इसका मतलब मॉडल ने खुद ही रैंडमली 112 जो है हमारी रोज में थी, जो वो रैंडमली ले ली, और वो उसको टेस्ट करने के लिए जो 38 थी आउट ऑफ 150। अगर तुम इसको इस तरह रैंडम कह रही हो कि उसने उसको शफल किया और शफल करके रैंडमली 70% उसका डेटा उठा लिया स्प्लिट करके, तो यस, उसने 150 रोज का डेटा था जिसके 4 कॉलम्स थे, उसको स्प्लिट किया है 70 और 30 में। परसेंटेज जो ट्रेनिंग डेटा सेट की परसेंटेज है वो तकरीबन 70 है और टेस्टिंग की 30 है। तो उसने उसको शफल किया, रैंडम स्टेट उसकी 0 कर दी, तो उसमें जो जैसे भी जो उसकी फर्स्ट, अच्छा रुको, मैं थोड़ी सी ना ये वीडियो थोड़ी सी स्पीड में चला के देखती हूँ। पहले मैं वो शेयर करूँ, रुक जाओ, वॉइस शेयर कर दूँ। इसके बाद आई थिंक बहुत अच्छे से इसकी जो कैलकुलेशंस है ना, जब ये वो एक्स वाई के उसमें जाएगा, उसमें इतना नहीं पढ़ना, क्योंकि वो बैक एंड पे काम हो रहा है। हमारा काम है डेटा को स्प्लिट करना और रैंडम स्टेट को समझना कि डेटा स्प्लिट कैसे किया है और रैंडम स्टेट क्या है, बस इतना समझ लो। रैंडम सेट बेसिकली ये है ना कि भाई हर दफा अगर आपने सेम रखना है तो फिर आप 0 रख लें, अगर अपना डेटा अगर आपने उसको डिफरेंट करना है हर दफा तो फिर आप उसका रैंडम सेट बढ़ा दें। जीरो में भी तो चेंज हो जाता है ना, जीरो के ऊपर भी तो शफल नहीं, होके ही जीरो आता में है। तो आई थिंक जीरो में तो वही सेम आपका डेटा वो रहेगा, लाइक बिटवीन द प्रोग्राम, लाइक ऑब्वियसली अगर आप रीस्टार्ट करेंगे प्रोग्राम तो फिर शायद फर्क हो जाए, वरना नहीं, विद इन द रैंडम सेम। स्टेट में जाते के साथ ही जैसे जीरो पे भी जाएगा ना, तो जीरो में भी वो अपना अपना शफल होके थोड़ा सा ये वीडियो देखो, मुझे भी अच्छा लगा था, मे भी तुम लोगों को भी अच्छा लगा, इसको देखो। थोड़ा सा इसको हम फास्ट भी कर देते हैं, क्योंकि ये आई थिंक इंग्लिश में कि उर्दू में, भूल गई हूँ मैं दिखाती हूँ इसको। Many different places. Wherever you have randomness being involved in any of the methods or techniques we use in machine learning, a random state pops up. So let's start with the first use of random state when you're splitting the data, right? Typically, when you have, when you're doing a machine learning modeling, so we split the data. If you have, let's say, 1,000 records, so usually we split the data. This is your x variables and this is your target variable into 70-30 or something near to that ratios. 70% data we use for the training and 30% data we use for the testing or evaluation. Okay, so the data is actually split like 700 records and 300 records, and we call this as X train and this as a Y train, Y train, and this data is we call it as X test and Y test. Okay, eventually we train the model, we fit the model or train the model by using X train and Y train value of by comparing.
9, 10. Okay, ये I'm gonna यहाँ split the इसने data into टेस्टिंग 7 बताई है, categories. अब यहाँ पे रैंडमनेस ऑफ डेटा बता रहा है। वहां पे उसने मैथमेटिकली उसको प्रूव किया था कि ये जो उसने लिखा था सारा कुछ एक्स और वाई का जो स्प्लिटिंग थी उसको मैथमेटिकली प्रूव किया, जो कि मैंने हटा दिया। अब इसको इसके रैंडमनेस चेक कर लो। 7 record goes to the अच्छा, training, एक चीज मैं training part, इंक्लूड करूंगी and अनम। testing. हाँ बोलो कौन? हाँ अच्छा, हर्षी बोलो। पता नहीं मैंने तुम्हारी नोटबुक नहीं देखी, लेकिन वो जो ये बच्चा बोल रहा था ना अभी कि जीरो स्टेट रखेंगे, ये एक सीड वैल्यू होती है। जब भी हम रैंडम स्टेट उठाते हैं ना, तो उसमें एक सीड वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। वो सीड वैल्यू से चीजों को उठाता है। उसमें क्या होता है, जब भी आप अपनी नोटबुक चलाओगे हमेशा उसी सीक्वेंस से डेटा आउट कर आएगा। डेटा का सीक्वेंस खराब नहीं होगा सीड डिफाइन सीड करने से। सीड सीड वैल्यूज, जब हमारे पास बड़ा डेटा होता है तो उसमें से हम कोई खास पोर्शन निकाल रहे होते हैं जिसको हम सीड वैल्यू कह रहे होते हैं, और फिर उस सीड वैल्यू में उसकी रैंडमनेस वही रहेगी अगर वो एक खास उसमें होगा। अगर हम 0 दे दें, 42 दे दें, कुछ भी दे दें। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत छोटा है ना, 150 रोज पे है और 4 कॉलम्स पे है, तो हम सीड वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हम डायरेक्टली डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारा पॉइंट अच्छा। लेकिन हम्म। हम जब भी काम करेंगे ना, ये जो पॉइंट तुम उठा रही हो, तो जब भी तुम अच्छा रैंडमली जब तुम उठा रही हो और अगर शफल भी कर रही हो, तो शफल में नेसेसरी है कि फिर आप सीट डिफाइन कर दें, क्योंकि तुम्हारा जो नोटबुक चलेगी ना वो अलग तरीके से डेटा उठाएगा, और जो बच्चों की नोटबुक चलेगी तो वो अलग तरह से डेटा उठाएगा। जब ठीक हम है। उसकी रैंडमनेस 0 या कुछ डिफाइन कर देंगे तो आई डोंट थिंक, लेकिन खैर ये एक पॉइंट है, इसको हम चेक कर सकते हैं। मतलब ये वाली नोटबुक तुम लोग जो क्लास में हो ना, जरूर चला के देखो कि जो मेरी एक्यूरेसी आ रही है क्या तुम्हारी एक्यूरेसी से डिफरेंट है। ये होमवर्क भी है कि इसकी रैंडमनेस को चेंज कर करके भी देखो, कि रैंडमनेस पहले 0 करके देखो, फिर 1 करके देखो, फिर नहीं 42 करके नहीं, देखो। एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं आता अगर तुम आता शो है करा यार, रही हो ना। हाँ, आता है तुम आता है, शो। थोड़ा बहुत फर्क आता है। अच्छा, इस हाँ, इस वीडियो को देख लेते हैं सब, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर दोबारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देख लो। So I'm going to shuffle it. So when I shuffle it, basically random shuffling. You can have any kind of data coming in. Let's say 2, 5, 7, 9, 6, 2, 1. Oh, sorry, 2 is already used. 3 and 4. So what is left? 1, 10, and maybe 8. Because it's random, you can have any different states. So it can also have something like 5, 8, 6, just randomly putting numbers, 10, 3, 2, 4. You have 7, you have 9 left, 1, and then what else is left? 9, 1, 1, 2. 2 is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is there. You can also have other state like 9, 1, 8, 6, 10, 3, 4, 1 to 3, 1 to 3, and then you have 7, 5, and okay, 1, 2. So likewise, there are probably how many different states is a permutation combination. So if you look at so we are basically out of this 10, I'm taking 3 here, which is also equal to 10, which is nothing but n factorial, or 120 different states possible. So there is 120 different ways you can actually rearrange this data into 7 and 3 records. So every state can be given a number. For example, this is 0 state, this is 1, this is 2. Likewise, we have 120 different states. We have 120 different states. Your random state, in this case, is actually your random state. So you fix one of the state as a random state. Let's say if I give a random state of, let's say, 2 or 0. So I'm going to say my random state while splitting is actually 2. So what happens is it simply fixes this particular order. So these numbers will come into training and these record numbers will come into testing. And whenever you run the model anytime, in any number of times, these training and testing data, the data records will not change. You always get this 9, 1, 8, 6, 10, 3, 4 as a training data records and 7, 5, 2 records as your testing records, which is really helpful because when you're actually doing a machine learning tuning, for example, let's say, I'm just gonna too many.
Some we use for model selection is a sub package. We use train test plate, which is a the train test plate. You have a random state is equal to, let's say, only those records as given over here will stay in training, and other ones are actually in testing. So that's a random state, and the benefit of setting it up, so you know that your randomness is not affecting the accuracy of the model, rather that your fine tuning and other techniques you're following. Because if you don't fix this, every time you run the model, you get a slightly different accuracy. So you don't know whether this accuracy is because of your random state changing or is because of some of the techniques you applied to fine tune the models. So it is, it is actually kind of very important to fix a random state so that you don't have different efficiency when you run different times, which is affected by your the state of. अच्छा, ये वाली For बात समझ beginners, में आई। random state looks a bit अच्छा, क्योंकि ये हमारी फील्ड काफी ज्यादा, उठा लो भाई उठा लो, काफी ज्यादा वेरिएशंस है इसमें। यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग बात इसने की है जिस पे सभी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बाद में समझ में आ जाती हैं चीजें। इसने ये कहा कि रैंडम स्टेट की वजह से आपकी एक्यूरेसी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप अपने मॉडल में क्या, किस जगह क्या यूज कर रहे हैं, इससे भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इस मॉडल में हमने अभी नहीं देखा एपॉक्स को चलते हुए, बैच साइज को डिफाइन होते हुए, क्योंकि एक सिंपल मॉडल है जो सिंपलेस्ट मुझे मिला। लेकिन जब हम वहां पे देखेंगे तो हर जो भी चीज़, हमारी मॉडल की सिलेक्शन क्या है, फिर हमारा रैंडम स्टेट क्या है, उसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी डिफरेंट हो सकती है। अब ये घर पे होमवर्क यही है कि इसी मॉडल को, यहाँ पे मैं इसको शेयर करती हूँ, चैट में शेयर कर रही हूँ। इसी मॉडल को तुम लोगों ने चलाना है, रैंडम स्टेट को चेंज करके, और उसके बाद इसको इसकी एक्यूरेसी को सेम, सारी सेल्स सेम रहेंगे, सब कुछ एज इट इज रहेगा, और उसको फिर चेक करना है क्या उसमें लिटिल एक्यूरेसी में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब इसने यहाँ पे इसकी टेस्ट शेप को चेक किया है। फिर अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इसने कॉल किया, जो कि यूज होता है हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, जहाँ पे आंसर यस और नो होता है। लेकिन इसको हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी यूज करते हैं, जिसको आई थिंक नॉमिनल नॉमिनल क्लासिफिकेशन या नॉमिनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, जिसमें जब मल्टी क्लास होती है तो उसको लाइक उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, जिसको फिर वो 0 1 के बीच में लाता है, और फिर ये वाला मॉडल वहां पे लगता है। यहाँ पे लेकिन क्योंकि ये इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये इसको बता रहा है कि ये वाला मॉडल यूज किया, और उसके बाद इसको मॉडल डॉट फिट करके प्रेडिक्शंस ले रहा है इसकी, और फिर प्रेडिक्शंस को चेक कर रहा है। यहाँ पे इसने क्या प्रिडिक्ट क्या किया है इसने, मतलब यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये यही वाले जो क्लासेस हैं ये हैं आइरिस, वर्जिनिका, ये जो 4 या 5 इसको हमने क्लासेस बताई थी वही है, मतलब डेटा कि टाइप ऑब्जेक्ट। ये मतलब वाला, कि जी 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 बोलो। मतलब मेरा पूछने वाला कि प्रिडिक्शन क्या वो कि जो डेटा हमने दूसरा जो दिया था उसमें यही वाले फ्लावर्स का डेटा उसकी ये है कि सीपल, ये चेक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि उसकी जो लेंथ है ना, सीपल लेंथ और सीपल विड्थ को की कैलकुलेशन करके ये चेक करेगा कि ये कौन सा फ्लावर है। प्रेडिक्शन अच्छा यही होगी। देखो, जो अच्छा तुम्हारे सैंपल्स है ना, तुम्हारे सैंपल्स में तुमने देखा 4 फीचर्स है। वो 4 फीचर्स को गौर से देखो, वो क्या डिफाइन कर रहे हैं। 4 फीचर्स में तुम्हारे पास एक लेंथ होगी, एक विड्थ होगी, और आई डोंट नो, मैं अभी ज्वाइन करा है तो मैंने नहीं देखा कि फीचर्स में क्या क्या चीजें। जब वो चारों फीचर्स को कैलकुलेट करता है तो वो बताता है कि ये फूल कौन सा है। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन होगी ना फीचर्स की, तो वो प्रिडिक्ट ये करेगा
कि ये जो इसने मॉडल ट्रेन किया है उसमें ये प्रेडिक्शन ये बता रहा है कि जितनी भी 4 फीचर्स को उसने कैलकुलेट करके जितना भी प्रेडिक्शंस दी है वो कितनी एक्यूरेट आई है। जब भी हम 4 फीचर्स के अंदर डिफरेंट लेंथ और साइज देंगे तो वो फूल को प्रिडिक्ट करके बताएगा। तुम कोई तस्वीर दोगे ना जैसे किसी मॉडल को, तो तुम्हें अब तुम इसमें रोज की तस्वीर दे दो इस मॉडल के अंदर, तो वो प्रिडिक्ट क्या करेगा, 4 फीचर के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन देखेगा कि इसमें लेंथ कितनी है, इसमें हाइट कितनी है, क्या कौन कौन से फीचर्स है। तो वो कहेगा कि ये इनमें जो कोई सा भी वो फीचर इसमें उससे रेलिवेंट नहीं है, तो वो मतलब वो कह देगा कि ये तो वो फ्लावर ही नहीं है जिसके हिसाब से हमारा मॉडल ट्रेन हुआ था। ठीक है, सही। तो वो प्रिडिक्शंस आ रही हैं। अच्छा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हम वैसे भी पढ़ सकते थे अलग से, लाइक पहले उसको पढ़ सकते थे और अभी भी हम उसको देख सकते हैं। यहाँ से कहता है कि जैसे हम पहले भी कुछ कैलकुलेशंस देख चुके हैं कि हम उसको सिर्फ एक लाइब्रेरी से उठा के ले आते हैं और हमारा काम हो जाता है, और चाहे तो हम उसको समझ भी लें कि हो क्या रहा है पीछे। ये कहता है कि फ्रॉम sklearn लर्न डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट करो एक्यूरेसी अंडर स्कोर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स के पास ये देता है वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन को, और यहाँ पे ये एक एरे फॉर्मेट करके बना रहा है इसका। यहाँ पे हम आखिरी सेल इन दोनों सेल्स को देख के और उसके बाद हम थोड़ा सा कंफ्यूजन मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। ये भी एक सिंपल सी चीज है। यहाँ पे ये जैसे जब एक्यूरेसी आती है तो वो आई थिंक ऐसे आई होगी 0.97, तो उसको कैलकुलेट करके उसको ये एक जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं उस तरह से ये 97.37 में लेके आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट में कंफ्यूज, वैसे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये चीज किसी को समझ में आ रही है, .2f क्या लिखा है? बस, और कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे 3f लिख दें तो ये पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लेगा। अगर .1 लिख दें तो पॉइंट के बाद 1 नंबर ले लेगा। बाकी इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, सिंपल सी है। ठीक है, इस सेल में हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स अगर समझना हो तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और ना भी समझ में आए, इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स में कंफ्यूजन हो जाए तो कोई मसला नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है लाइब्रेरीज में, वहां से आप उठा सकते हैं। ये इसको एक्सप्लेन ही ऐसे कर रहा है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज नॉट सो अच्छा, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के लिए। तो हम अगर एज अ बिगिनर इसको समझना चाहें तो क्या करेंगे, कैसे समझें, पिक्चर्स कहाँ है इसकी? अरे आप उससे समझा देना, वो जैसे कोरोना का टेस्ट करते हैं तो वो एक फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं। तो वो जो भाई टॉप लेफ्ट वाले होते हैं और जो बॉटम राइट कॉर्नर वाले होते हैं, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले जो हैं वो फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव होते हैं, और बॉटम राइट फिर सबसे आखिरी वाले जो होते हैं वो ट्रू नेगेटिव होते हैं, बाकी जो है वो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव। तो वो बेसिकली वो क्या, अगर बिल्कुल। किसी का कोरोना का टेस्ट हुआ है और वो एक्चुअली में पॉजिटिव आए थे लेकिन उनका रिजल्ट में आया कि वो नेगेटिव है, तो वो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। अ, हम्म और क्या कहते हैं, अगर कोई जो है वो पॉजिटिव आ गए और वो एक्चुअली में उनको कोरोना नहीं था, तो वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा कि वो एक्चुअल में जो है वो नेगेटिव थे। मतलब हम्म। ये वाली और कंफ्यूजन फिर है। ये और फिर ये एक मैट्रिक्स में चला जाता है हाँ जो बस। प्रेडिक्टिव वैल्यूज होती हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यूज होती हैं, वो एक मैट्रिक्स में चली जाती है। यहाँ पे इस पिक्चर्स, अच्छा ये वाला भी, क्योंकि सब बच्चे, ये वाला भी लिंक मैं शेयर कर देती हूँ चैट में, इसको लिंक को एक दफ़ा देख लेना। वैसे ऑलरेडी आप सिर्फ एक कमांड देते हो और ये सब उठ के आ जाता है, लेकिन स्टिल अगर देखना चाहो, इसको समझना चाहो, तो इसको समझ लेना कि इसकी इसकी ये पढ़ाते ही हैं ऑलवेज, जो है जब भी ये मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। यहाँ पे इसने एक्चुअल वैल्यूज ऐसे बता दी, पॉजिटिव नेगेटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव है। तो ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू और पी फॉर पॉजिटिव, एफ फॉर फॉल्स और पी फॉर पॉजिटिव, इस तरह से ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स का बेस बनता है। फिर ये बता रहा है ट्रू पॉजिटिव क्या है, द प्रेडिक्टिव वैल्यू मैचेस द एक्चुअल वैल्यू और द
predicted class matches the actual class. क्लास क्या होती है? क्लास को हम क्या कहेंगे? फीचर्स हम ये कहते हैं डेटा की क्लास ये है, तो डिफरेंट क्लासेस में अगर डेटा अर्षि हम क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पर प्रेडिक्टेड क्लास बाइनरी में 0 या 1 है, या प्रेडिक्टेड क्लास वो कि जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो कितने भी हो सकते हैं, 10 20 50? सॉरी, नहीं मुझे ना इस टाइम बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है ना, कि क्लास को तुम किस तरीके से वो कर रही हो। मतलब इसमें कितनी क्लासें हैं, कितनी क्लास हैं इसमें? 4 है ना, तुमने 4 लिए ना सैंपल। लेबल लेबल कितने हैं इसके अंदर, और कितना मतलब तुम्हारे फीचर्स कितने, तो वो कौन सी क्लास में फॉल कर रहे हैं? ठीक है। मतलब वो सैंपल में कहा जा रहे हैं, और मतलब वो दूसरे कौन से फ्लावर्स हैं उसमें मुझे थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैं शुरू से हूँ नहीं ना, तो वो क्लास नहीं वो नहीं बताएगी जो नहीं, तुम तुमने सही डिफाइन बोल रही हो। करी। तुम सही बोल रही हो, जो एक्चुअल वैल्यू है क्या वो उस क्लास से मैच कर रही है जो प्रेडिक्टेड क्लास है? फिर एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव है और प्रेडिक्टेड क्लास भी वैल्यू की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, फिर वो ट्रू नेगेटिव को डिफाइन कर रहा है इसी तरीके से, फिर वो फॉल्स पॉजिटिव को डिफाइन कर रहा है, फिर फॉल्स नेगेटिव को कर रहा है। अच्छा, इसको इसको यहाँ पे फिर ये दोबारा एक चार्ट बना रहा है, एक पिक्चर बना रहा है जो एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज की है, जो कि इस वाले चार्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इसने एक्चुअल वैल्यूज दे दी और फिर इन एक्चुअल वैल्यूज को उसने करके दिखाया है। क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है नंबर्स के थ्रू होगा, तो हम नंबर्स के थ्रू इसको कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखी कभी। मैं हमेशा जाके कोड उठा लेती हूँ। तुम लोग देखियो कि मुझे पता था कि मतलब क्लास होगी तो कोई ना कोई ये सोचेगा कि ये क्या है, मतलब लाइक यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो मैंने इस वजह से सिर्फ एक ये अदर देन जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको कि ये होता क्या है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बस इसको देख लो। अदरवाइज मुझे कोई बना ये बहुत अच्छा स्मार्टली इस बच्चे ने इसको वो किया और डिस्कस किया और डिस्क्राइब किया। मुझे कोई कहे इसको डिस्क्राइब करने को तो आई कैंट। यहाँ पे ये देखो, ये पूरी इसकी एक्यूरेसी निकाल के दिखा रहा है कि एक्चुअल आपके पास क्या था, प्रेडिक्टेड से लोग कितने थे, आउटकम क्या आया हुआ है इसका। और फिर यहाँ पे टोटल आउटकम वैल्यूज को इसने दोबारा देखा और उसको प्लस किया है, फिर उसकी एक्यूरेसी निकाली है और 96% इसकी एक्यूरेसी आई है। द सेम थिंग हैपेंड हियर विद द लाइन ऑफ कोड, और यहाँ उसका उसने एरे को शो कराया हुआ और फिर यहाँ पे ये एक्यूरेसी इसने बताई कि 97.37 है। ये दोनों चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं, इन दोनों चीज़ों को ज़रा सा देख लेना। अगर तुम लोग कोई और ऐसा मॉडल हो जिसको ट्रेन कराना चाहो, अदरवाइज हम अगला जो हमारा मॉडल होगा, हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को लेंगे और एक रिग्रेशन के मॉडल को लेंगे, और फिर फौरन ही हम डीप लर्निंग की तरफ जाएंगे। तो इसको अच्छे से देख लेना, और अगर हो सके तो अपने पास से प्रैक्टिस स्टार्ट करो किसी और मॉडल को देख के जो कि सिंपल हो, बाइनरी की तरफ हो, फिर छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड करना स्टार्ट करो। उन एरर्स को देखो कि एरर्स क्यों आ रहा है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हम क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक और नए मॉडल के साथ। अल्लाह हाफिज़।